है ना। सबके आंसर बता देता हूं अभी आपको मैं, सारे पूछ लो बेटा। हाँ जी, कौन से 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क पे? अच्छा ये दिए थे, पोटेंशियल के 2 क्वेश्चन होमवर्क पे दिए थे, वो देख लो आप, है ना। और भी कोई हो तो पूछ लेना बेटा। पोटेंशियल का फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क पे दिया था, इसमें एक हॉलो स्फीयर था और एक सेंटर पे मास था m, और सेंटर से r/3 डिस्टेंस पर पोटेंशियल था। इस पर कितने पोटेंशियल आएंगे? 2, एक हॉलो स्फीयर का, एक पॉइंट मास का। हॉलो स्फीयर के लिए पॉइंट का आउटसाइड सरफेस, इनसाइड। हॉलो स्फीयर के लिए ये पॉइंट का आउटसाइड सरफेस, इनसाइड। इनसाइड क्या होता है? पोटेंशियल 0, जो सरफेस पे होता है वही होता है, माइनस जीएम बाई कैपिटल आर। पॉइंट मास के लिए क्या फॉर्मूला होता है? माइनस जीएम बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना है? r/3। सॉल्व करोगे -4 GM बाई आर। आंसर। 2 स्फीयर दे रखे थे, m1 m2, डिस्टेंस r1, डिस्टेंस r2, सॉरी रेडियस r1, रेडियस r2। 3 पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा था। इनसाइड कौन सा पॉइंट था? P। ये P पॉइंट इनसाइड था जिसकी डिस्टेंस a थी। दोनों हॉलो स्फीयर के लिए पॉइंट इनसाइड है, तो पोटेंशियल माइनस जीएम बाई कैपिटल आर जो सरफेस पे होगा, तो माइनस GM1 बाई r1 माइनस GM2 बाई r2। यहां पोटेंशियल ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ऐड हो रहा है। जिसके दिमाग में बेटा सब्ट्रैक्ट आया है वो थोड़ी मैथ स्ट्रॉन्ग करो। हाँ जी, क्यू पॉइंट के लिए निकालते हैं। क्यू पॉइंट जो है वो m1 मास के लिए, m1 स्फीयर के लिए आउटसाइड, फॉर्मूला -GM1 अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? b। m2 के लिए पॉइंट क्या है? इनसाइड। इनसाइड के लिए फॉर्मूला -GM2 अपॉन कैपिटल आर, रेडियस r2। v एट r। r पॉइंट कहां है? दोनों के बाहर। अगर दोनों के बाहर r पॉइंट है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस GM बाई स्मॉल आर, माइनस GM1 बाई सी, माइनस GM2 बाई सी। और कुछ? और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, कल दिए थे वो। लो बेटा, कल कौन से दिए थे? कल किसके दिए थे? एस्केप एनर्जी के। हाँ लो बेटा, एस्केप वेलोसिटी। हाँ जी, एस्केप वेलोसिटी के 2 क्वेश्चन दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इनफाइनाइट वाला, v इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ v। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। कोई भी बॉडी, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक मैंने यहां रख रखा है, क्या अर्थ से बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? क्या मतलब है बाउंडेड का? अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो अर्थ से जुड़ा हुआ है। ये अनबाउंडेड कब होगा? जब ये इंफिनिटी पे चला जाए। इंफिनिटी पे जाने से अनबाउंडेड कैसे हो जाता है? उस पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता है, वो फील्ड से बाहर हो जाता है। मतलब बाउंडेड मतलब ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर रहना, अनबाउंडेड मतलब ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चले जाना। बाहर चले जाना मतलब इनफाइनाइट पे चला जाना। अच्छा, मैं अगर इसको स्पीड 3ve दे रहा हूं तो ये बाउंडेड हो जाएगा कि अनबाउंडेड? अगर मैं इसको स्पीड ve दूंगा तो भी अनबाउंडेड, इनफाइनाइट पे जाएगा ना। अगर मैं इसको स्पीड ve/2 दूंगा तो अनबाउंडेड के केस में आपको मैक्सिमम हाइट मिलती है, सॉरी बाउंडेड के केस में आपको मैक्सिमम हाइट मिलती है, और अनबाउंडेड केस में आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। क्लियर है? तो यहां इनफाइनाइट पर वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला बता रखा है, √v² माइनस v², 2√2v। एक क्वेश्चन और दिया था, कौन सा था बेटा? टनल वाला। हाँ, सेंटर पे वेलोसिटी निकालनी थी। क्या कंसेप्ट था? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये सेंटर, v सेंटर, अर्थ, ये फाइनल पोजीशन, ये u इक्वल टू 0, इनफाइनाइट इनिशियल पोजीशन। लगा दें तो देखो, बाई COME
Initial potential energy 0, initial kinetic energy 0, initial potential energy at center 0, minus 3 by 2 GME small m by RE. ठीक है, अच्छा, और फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सेंटर स्क्वायर. इस माइनस 3 by 2 को इधर लेके आ जाओ. 3 by 2 GME small m by RE इक्वल टू हाफ एम वी सेंटर स्क्वायर. एम से एम कैंसिल. अब ध्यान से सुनना, अगर हमें कुछ और नहीं बोला होता, 4 ऑप्शन दिखते ना, तो सीधा 2 से 2 कैंसिल और रूट आंसर. या स्मॉल जी के टर्म से पूछता तो आर ई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये तो हमें आता ही है. लेकिन उसने इन दोनों के फॉर्म में नहीं पूछा, वी एस्केप के फॉर्म में पूछा है. तो क्या काम करो, वी एस्केप के लिए यहां पर क्या आता है, 2 आता है, तो ये 2 को इधर भेज दो. तो 3 by 2 into 2 GME अपॉन RE इक्वल टू VE स्क्वायर. सबको बात समझ आएगी नहीं? ये 2 यहां भेज दिया. अच्छा ये बताओ, अब ये किसका स्क्वायर है? VE का स्क्वायर है, रूट हट गया ना, तो ये VE स्क्वायर बन जाएगा. तो V सेंटर कितना आ जाएगा यहां से, V सेंटर इक्वल टू अंडर रूट 3 by 2 VE. आंसर क्लियर है? और कुछ? बस खत्म. चलिए, सैटेलाइट मोशन स्टार्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था. थर्ड लॉ हो गया था, कैपलर थर्ड लॉ. ठीक है, सैटेलाइट मोशन. ठीक है, चलिए पहले इसको समझ लेना है ना, और फिर लिख लेना. सैटेलाइट मोशन के लिए कुछ बातें हैं जो दिमाग में रहनी चाहिए. फॉर स्टेबल ऑर्बिट. अच्छा, सबको केपलर्स लॉ याद है? केपलर्स लॉ जो हमने पढ़े थे, वो जनरली हम किस ऑर्बिट के लिए पढ़ते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए. प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले ये समझो, सैटेलाइट मोशन को पढ़ने से पहले सैटेलाइट होता क्या है. अर्थ के लिए किसी प्लेनेट के चारों तरफ, किसी प्लेनेट के चारों तरफ कोई रिवॉल्व कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. सैटेलाइट 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल. अर्थ के लिए नेचुरल सैटेलाइट. ठीक है. मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड 28 डेज या 27 डेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, उसको हम नहीं पढ़ते, उसको साइड में रखते हैं. अब बात करते हैं जो हम लॉन्च करते हैं. जो हम लॉन्च करेंगे उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अर्थ से जो मून है उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत कम है? बहुत ज्यादा, करोड़ों मीटर में डिस्टेंस होती है. ठीक है. अच्छा, वो जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर पाता, वो इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है. लेकिन जो हम लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, वो हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, किसके कंपैरिजन में? मून के कंपैरिजन में. हमारे लिए तो 36,000 किलोमीटर छोटी डिस्टेंस थोड़ा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है. लेकिन अगर हम बात करें मून के डिस्टेंस से, कि हम जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और जो मून सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो हमारा जो सैटेलाइट लॉन्च होगा वो हाइट वो होगी मून के कंपैरिजन में कम होती है. तो हम मैक्सिमम 36,000 किलोमीटर हाइट तक ही रिवॉल्व कराते हैं. तो जब हम रिवॉल्व कराएंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को रिवॉल्व कराएंगे, उसका पाथ फिक्स है, सर्कुलर ऑर्बिट ही होगा. क्लियर है? अच्छा, अब जो ऑर्बिट है वो स्टेबल होना चाहिए कि अनस्टेबल होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, ऑर्बिट कैसा होना चाहिए? स्टेबल. तो स्टेबल ऑर्बिट के लिए क्या क्या कंडीशन है, वो कंडीशन मैं यहां लिख रहा हूं. सबसे पहला पॉइंट है, सेंटर ऑफ ऑर्बिट should be coincide with center of earth and plane of orbit should pass through सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है. ये इसका मीनिंग क्या है, इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये मान लो एक
हमने अर्थ मान लिया, ये अर्थ का सेंटर मान लिया, ठीक है, और ये इक्वेटर है यहाँ का। इक्वेटर सबको समझ में आता है? इक्वेटर एक पेरिफेरी है अर्थ का, है ना, जो सरफेस से पास होता है, वो इक्वेटर कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इसका इक्वेटर बताऊं तो इक्वेटर एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, एक पेरिफेरी है, ठीक है। जैसे अर्थ ग्लोब है ना, ग्लोब, ग्लोब का ये वाला पार्ट जो है वो वाला पार्ट क्या कहलाता है? इक्वेटोरियल। और ये पूरा प्लेन क्या बन जाएगा? इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया है और वो इस टाइप से अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इस टाइप से, और इस ऑर्बिट का सेंटर यही होगा, और एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ इक्वेटोरियल प्लेन में इस टाइप से रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका सेंटर है। अर्थ का सेंटर और इस ऑर्बिट का सेंटर सेम है। तो पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट ऑर्बिट की, फिर बात करूंगा सेकंड ऑर्बिट की। ये फर्स्ट ऑर्बिट जो इस प्लेन में या इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जरा चेक करें। ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? नॉर्मल फोर्स कौन लगाता है? कांटेक्ट में होता है, किसके कांटेक्ट में है क्या? तो नॉर्मल फोर्स लगेगा नहीं। फिर कौन सा फोर्स लगा? ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगेगा। अच्छा सॉरी, सेंटर ऑफ ऑर्बिट लगेगा, सेंटर ऑफ ऑर्बिट लगेगा। तो सेंटर ऑफ, ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स इस टाइप से लगेगा, ऐसे लगेगा। इस ग्रेविटेशन फोर्स का एक कंपोनेंट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ ऑर्बिट मिलेगा, जो किसकी तरफ बिहेव करेगा? सेंटीमीटर फोर्स की तरफ बिहेव करेगा। और एक फोर्स कहां मिल रहा है? नीचे की तरफ। ये जो नीचे की तरफ फोर्स, इसका तो हमें समझ में आता है ये क्या काम करेगा। ये जो फोर्स का कंपोनेंट है, एफजी का जो कंपोनेंट, वो क्या काम करेगा? इसको सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। इसका क्या नाम रखा जाएगा? सेंटीमीटर फोर्स। लेकिन जो ये फोर्स है, ये इसको पकड़ के कहां खींचता है? नीचे की तरफ। तो ये ऑर्बिट एक जगह पर नहीं रह पाती, नीचे आने लग जाता है ऐसे। और फिर जैसे जैसे नीचे आएगा, फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। तो ये वापस कहां लग जाएगा? ऊपर। तो क्या ये स्टेबल रह पाएगा? क्या ऑर्बिट एक ही जगह पे घूम रही है क्या? इसका मतलब ये स्टेबल ऑर्बिट नहीं है। अच्छा बताओ, ये ऑर्बिट स्टेबल नहीं, उसके लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? जो टूवर्ड सेंटर लग रहा है, जो डाउनवर्ड लग रहा है। तो ऑर्बिट स्टेबल कब रह पाएगी? जब ये डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगे। अगर डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगे, वो कब पॉसिबल है? कि सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑर्बिट के सेंटर पे लगना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक ही तरफ आनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन तो फिक्स है, कहां रहेगा? टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब इस ऑर्बिट का सेंटर अगर अर्थ ही बन जाए तो टोटल फोर्स कहां लगेगा? हाँ जी, अब देखो यहाँ पे इस वाले हम ऑर्बिट की बात करें, सेकंड ऑर्बिट की, ये घूम रहा है, इस पर फोर्स कहां लगेगा? टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, यहीं लगेगा। अच्छा, क्या इसके कंपोनेंट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? सारा का सारा फोर्स कहां लग रहा है? सेंटर की तरफ, ऑर्बिट के सेंटर की तरफ। कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, तो क्या इसको कोई खींचने वाला फोर्स? तो क्या ये ऑर्बिट स्टेबल है क्या अनस्टेबल? अब स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, सेंटर ऑफ ऑर्बिट शुड बी कॉन्साइड विथ सेंटर ऑफ अर्थ। सही बात है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लेन ऑफ ऑर्बिट, क्या ये ऑर्बिट का प्लेन है? और ये ऑर्बिट का प्लेन कहां से पास कर रहा है? जरूरी नहीं कि इक्वेटोरियल ही होना चाहिए। अगर मैं मान लो ये वाला ऑर्बिट ले लूं, ये वाला ऑर्बिट क्या स्टेबल है कि नहीं है? ये भी स्टेबल रहेगा। क्लियर है? तो ये 1, 2 और 3 में से अनस्टेबल कौन सा? ये तो हो गया अनस्टेबल, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल। और ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। यहां तक सपोज में आ चुका है। तो हम स्टेबल ऑर्बिट लेके ही पढ़ाई करेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसके अंदर ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो 3 चीजें पढ़नी है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चलता है तो हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, उसकी स्पीड कितनी है। दूसरी बात, उसका कितना टाइम लग रहा है। अगर पीरियोडिक मोशन है तो टाइम को हम टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं। और तीसरा, उसके पास में कौन कौन सी एनर्जी है। ये 3 बातें पढ़ना है, कर लेंगे? हाँ जी, ध्यान से सुनना। ऑर्बिटल वेलोसिटी, सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये अर्थ हमने बनाई है और ये सैटेलाइट इसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है। ये दोनों का सेंटर,
अच्छा ये डायग्राम कुछ इस टाइप से है, ऐसे समझना, ये टॉप व्यू है, यहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ये अर्थ है और इसके इक्वेटोरियल प्लेन में एक सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। जैसे हमने ये जो बनाया ना ये वाला इसको हम साइड से देख रहे हैं, अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये डायग्राम नजर आएगा। सबको फील आ चुका है क्या है ये? शाबाश, आ जाओ। ये अर्थ, ठीक है, ये सैटेलाइट। पहले तो मैं आपको सैटेलाइट लॉन्चिंग की थोड़ी सी स्टोरी सुना रहा हूं ताकि क्या हमें क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन सैटेलाइट लॉन्च का पूछा गया था। अब वो लॉन्चिंग अगर नहीं मालूम है तो उसके आंसर कई स्टूडेंट के गलत हुए थे, क्योंकि जो याद किया था वो एप्लीकेबल ही नहीं है। सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है, जैसे मान लो ये सैटेलाइट है, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है। जब अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है सैटेलाइट, तो बताइए इसके पास में कौन कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, और कोई? काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी नहीं। अब मुझे इसको लॉन्च करना है, तो लॉन्च करने के लिए इसको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये हाइट पे जाए। अब सुनना, यहां से सैटेलाइट लॉन्च हो तो उसको हमने एनर्जी दी, हमने इसको एनर्जी दी, ये कहां गया? इधर गया। इधर जाने के बाद में इसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं और जो पार्ट घूमने वाला होता है सिर्फ वही रहता है। फिर उसमें एक रोटेटरी सिस्टम ऑलरेडी लोडेड होता है जिसको कंट्रोल अर्थ पे बैठ के किया जाता है, मतलब यहां से बैठे बैठे सैटेलाइट को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे ही ये हाइट पे पहुंचता है, हाइट भी हम डिसाइड करते हैं कि इस हाइट तक रोटेट करना। जैसे कि बात करें, जनरली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो सरफेस से 36,000 किलोमीटर हाइट पे लॉन्च किया जाता है। तो इसको कहां तक भेजते हैं? 36,000 किलोमीटर हाइट पे भेजा जाता है। अब हमने भेजा तो उसको ऐसे है, और इसको घुमाना कहाँ है? इस तरीके से घुमाना है। तो रोटेटरी सिस्टम के थ्रू इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है, और वेलोसिटी इस टाइप से दी जाती है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर रहे। क्यों? ऐसा क्यों? सर्कुलर मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन के लिए तीन चीजें चाहिए। पहली चीज सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरी चीज लीनियर वेलोसिटी, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों के बीच में एंगल ऑलवेज क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करते, जो वेलोसिटी हम इसको देते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये जो फोर्स लगेगा, इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? हाँ, कौन सा? ग्रेविटेशन। और कोई फोर्स लगेगा नहीं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स अर्थ सेंटर, ये ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अच्छा, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस इसके सेंटर से ली जाएगी। क्या यही रेडियस होगी? ये रेडियस किसकी है? ऑर्बिट की। तो इसका मेरे पास एक और नाम है, इस आर का मेरे पास एक और नाम है जो हम काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं। बताओ आर का नाम क्या है? डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। मैंने कहा था ये नाम चेंज नहीं होगा, स्मॉल आर का नाम फिक्स है। जैसे हम इलिप्टिकल पाथ में जब रिवॉल्व कर रहे थे तब भी स्मॉल आर का नाम फिक्स था, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सेंटर ऑफ सन। वैसे इसका भी नाम क्या है? डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन यहां पे इसको हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो मैं इस आर का नाम लिख रहा हूं, आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। दूसरा नाम सभी जानते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, इलिप्टिकल पाथ और सर्कुलर पाथ में क्या क्या डिफरेंसेस है? इलिप्टिकल पाथ और सर्कुलर पाथ में क्या क्या डिफरेंस है? हाँ, स्मॉल आर के बारे में अगर पूछूं तो सर्कुलर ऑर्बिट में स्मॉल आर सेम रहेगा, कांस्टेंट की वेरिएबल, लेकिन इलिप्टिकल पाथ में आर की वैल्यू वेरिएबल है। क्लियर है? अच्छा, जो वहां हमने रिलेशन लिखा था v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, लिखा था एक ही ऑर्बिट के लिए, सिंगल ऑर्बिट के लिए, क्योंकि वहां v चेंज हो रहा है, यहां v क्या रहेगा? कांस्टेंट। अच्छा बताओ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स है ही नहीं। टेंजेंशियल फोर्स ही तो क्या काम करता है? उसकी स्पीड को चेंज करता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनता है। यहाँ कौन सा फोर्स है? सेंटीमीटर, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? डायरेक्शन चेंज करना। मतलब ये कौन सा सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहती है? स्पीड कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी एक ही ऑर्बिट में। अगर मैं ऑर्बिट चेंज कर दूं तो चेंज हो जाएगी। क्लियर है? ये जनरल नॉलेज है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब इसका सबसे पहला पार्ट हमें क्या फाइंड करना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने का हमारे पास में एक ही कांसेप्ट है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू
mv स्क्वायर बाई आर। अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछा होता तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। सॉल्व करें। हाँ जी, एफसीपी कौन प्रोवाइड करवाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ये प्रोवाइड कराएगा। एफसीपी की वैल्यू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां क्या लिखा जाता है? हाँ आर, यहां होता क्या है? रेडियस की डिस्टेंस, रेडियस, ये रेडियस आ गया, रेडियस आ रही थी ना। अब आ जाओ ग्रेविटेशन फोर्स। ये सैटेलाइट अर्थ के बाहर है कि अंदर है? इसको पॉइंट ऑफ व्यू मान सकता हूं? बोलो क्या आएगा? जी एम ई स्मॉल एम अपॉन, यहां क्या लिखा जाता है? डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस कितनी है? यहां सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि सेंटर ही क्या है? रेडियस है। क्लियर है? एक और बात, कई बार क्वेश्चन में कोई अननोन ग्रेविटेशन फोर्स दे देगा, कोई भी अननोन, जैसे के बाई आर स्क्वायर, के बाई आर क्यूब ये दे दिया, जैसे एफ इज इक्वल टू माइनस के बाई आर क्यूब, ये आपको फोर्स दे दिया। तो जब आप ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालोगे तो माइनस साइन नहीं लिखना, क्योंकि माइनस साइन तो क्या बताता है? डायरेक्शन। यहां हम किसको इक्वल कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड को। क्लियर है? हाँ जी, एक आर से एक आर कैंसिल, एक एम से एक एम कैंसिल। इसका मतलब तो ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी में सैटेलाइट का मास नहीं आएगा। क्लियर? तो यहां से वी नॉट की अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी बताओ जरा? वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल आर, ये आएगा। बेटा सुनना इसको और लिख लेना आराम से। आज फ्री है बेटा, आज अपन फोकट है, डिस्कशन कर लेंगे। जो आपको मुझे पता है डिस्कशन 10-15 स्टूडेंट को करना हो, ज्यादा नहीं करना होता है, ठीक है? तो डिस्कशन कर लूंगा, लेकिन ये जो चीज है ना, ये जो आज जो भी पढ़ा रहा हूं उसका एक एक स्टेप पे क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से सुनना ताकि इसको रटना नहीं पड़े। ठीक है? अच्छा अब ध्यान से सुनो, ये ऑर्बिटल स्पीड आ चुकी है, आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके स्मॉल जी में बना दे, आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बना देना, क्यों नहीं? वो कैपिटल आर होता है, यहाँ कौन सा है? स्मॉल आर। मल्टीप्लाई करके मत बना देना, ठीक है? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है हाइट पे, है ना? अगर मान लो ये हाइट, सैटेलाइट की हाइट आपको दे रखी है h, तो इसको चेंज कर सकते हैं? तो करो, चेंज करते हैं। अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, है ना? अगर आपको बोला है कि भाई एक सैटेलाइट है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है और मुझे बताओ किस हाइट पे वो रिवॉल्व कर रहा होगा, निकाल सकते हैं? जैसे आपको बोला कि एक सैटेलाइट है जिसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी एम ई अपॉन 2 है, तो बताओ वो किस हाइट पर रिवॉल्व कर रहा होगा, निकाल लेंगे? अरे सपोज में आगे नहीं, उसके बराबर कर देना, और रूट से रूट कैंसिल, जीएमए से जीएमए कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, एच की वैल्यू आ जाएगी। हाँ आदि आ जाएगा, सबको बात में आई? अच्छा ठीक, अब हम बात करते हैं नियर अर्थ सरफेस। अच्छा नियर अर्थ सरफेस पे कोई रिवॉल्व कर रहा होगा तो क्या होगा बताओ? उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जी एम ई अपॉन, तो एच, एच जीरो हो जाएगा। एच जीरो होता है क्या? नियर अर्थ सरफेस जीरो बोल दू एच, क्या बात करनी, जीरो नहीं बोल सकते? याद है ना, एच जीरो नहीं होता। नियर अर्थ सरफेस भी ऐसा तो ना कि वो अपने आसपास ही घूम रहा है, अरे ये क्या सैटेलाइट, भाई एच जीरो होने का मतलब क्या हुआ? ये सैटेलाइट कहां पे आ गया है? सरफेस पे। तो सरफेस पे घूमता है क्या सैटेलाइट? वो अपन से भी काफी हाइट पे होता है, लेकिन उस समय तो फिर आंसर कैसे निकालते हैं वो देखो। अब आर ई कॉमन ले रहा हूं जबरदस्ती, आर ई कॉमन लिया तो देखो क्या आएगा? अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई कॉमन 1 प्लस एच बाई आर ई। मुझे स्मॉल जी में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं क्या? बोलो क्या आएगा? अच्छा चलो ठीक है, ये इसको ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे ही ना, मेरा ऐसा अच्छा लग रहा है। नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस, अगर नियर अर्थ सरफेस की बात करूं तो एच की वैल्यू आर ई के टर्म्स में बहुत कम होगी, सो एच बाई आर ई। एच बहुत छोटा है, आर ई बहुत बड़ा है, तो रेशो निकालूंगा तो ये किसके बराबर आएगा? नील इक्वल टू है, ये कौन सा छोटा है जिसकी वैल्यू बनाती है? अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक सेकंड, 0.0000001 डिवाइड बाय 1 1, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? छोटी क्लासों की किताबें है ना मैथ्स की, वो लेके आ जाओ बेटा।
हाँ, ये h बाई आर की जगह रखते हैं 0। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर नियर अर्थ सरफेस जी एम ई अपॉन आर ई इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी। अब कर दूं आर ई का मल्टीप्लाई, बोल कितना आएगा, अंडर रूट जी आर ई, वैल्यू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, याद होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, एक पार्ट इसका कंप्लीट। ठीक, अब आता दूसरा पार्ट। वी नॉट डिपेंड्स अपॉन, ये जो वी नॉट डिपेंड्स अपॉन बोला है, ये हम इस वाले केसेस के लिए बोले हैं। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड करेगा, है ना। डिपेंड्स अपॉन मास, डेंसिटी बोल सकते हैं ना साथ साथ, डेंसिटी ऑफ किसका? बॉडी का, सैटेलाइट का, तो प्लेनेट का। अर्थ बोल दो यहाँ पे, अर्थ बोल दो, यहाँ प्लेनेट बोल दे। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, उस पर भी डिपेंड करेगा। अच्छा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा? वी नॉट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है। अच्छा, एक और बात देखो इसमें। अच्छा, ये बताइए, अर्थ सरफेस के आसपास या नियर अर्थ सरफेस जो सैटेलाइट है, उसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट इज टू अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई, यही है। अच्छा, अब अगर कहा जाए कि हमें इसको एस्केप करना है, एक सैटेलाइट है नियर अर्थ सरफेस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई। हमें इसको एस्केप करना है तो इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, है ना। और सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट 2 जी एम ई बाई आर ई। कितने टाइम्स है इसकी? रूट 2 टाइम्स। तो हम उसकी स्पीड कितने टाइम्स कर रहे हैं? रूट 2 टाइम्स। ठीक है, वो तो कहाँ है? नियर अर्थ सरफेस। ये तो समझ आता ही समझ में। अगर मान लो सरफेस के आसपास नहीं, हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है, जैसे हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट जी एम ई बाई स्मॉल आर। अगर कहा जाए कि इस पॉइंट पर, एच हाइट पर, इस पॉइंट पर एस के वेलोसिटी कितनी होगी? तो क्या अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन आर ई होगी क्या? तो कितनी होगी? अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर तो आएगा वहां पे, है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं। तो क्या इसमें भी इसको, इसकी स्पीड को रूट 2 टाइम्स करके ही एस्केप करना पड़ेगा? नहीं बेटा, यही इसका आंसर है। कहीं पर भी हो सैटेलाइट, कहीं पर भी हो, सरफेस पे हो, किसी हाइट पे हो, ध्यान से सुनना। सरफेस पे, ये मैं इसको भी रफ में लिख रहा हूं, सरफेस पर वी नॉट कितना आएगा? अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई। वी एस्केप कितना आएगा? अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन आर ई। और हाइट पर, अगर हाइट पे बात करें तो वी नॉट कितना आएगा? अंडर रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल आर। और वी एस्केप कितना आएगा? अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन स्मॉल आर, यही आएगा। तो आपको कहीं से भी आपको एस्केप करना है, सैटेलाइट के लिए याद रखना, सैटेलाइट के कहीं से भी एस्केप करना है तो आपको वेलोसिटी को कितने टाइम्स करना पड़ेगा? रूट 2 टाइम्स। सबको क्लियर हो गया है? शाबाश। ये थोड़ा काम करते, याद करना था, अब लिखूंगा यहाँ पे। अगर हम वेलोसिटी, सैटेलाइट की वेलोसिटी को रूट 2 टाइम्स कर दें, किसके रूट 2 टाइम्स कर दें? ऑर्बिटल वेलोसिटी के रूट 2 टाइम्स कर दें। अगर वेलोसिटी को रूट 2 टाइम्स कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी को कितने टाइम्स करना पड़ेगा? रूट 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स क्यों? स्क्वायर। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी को ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी का कितने टाइम्स करना पड़ेगा? सॉरी, 2 टाइम्स। ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्पीड को रूट 2 टाइम्स कर रहा हूं तो स्पीड कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रही है? 41.4%। बहुत बढ़िया, इंक्रीज। और अगर काइनेटिक एनर्जी को 2 टाइम्स कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रही है? 100% इंक्रीज हो रही है। इस चारों केसेस के अंदर एक ही तो है, ये चारों बातें एक ही है क्या? स्पीड को रूट 2 टाइम्स करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। स्पीड कितने परसेंटेज? 41.4%। और एनर्जी कितने परसेंटेज? 100% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इन चारों बातों में वो जो सैटेलाइट है वो कहां चला जाएगा? सैटेलाइट विल एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। इसका रीजन क्या है कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो रूट 2 टाइम्स होती है किसके? ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ऑन सरफेस ओनली या एट एनी हाइट?
क्लियर? हाँ जी, यहां तक सबको क्लियर हो चुका है। सेकंड पॉइंट, टाइम पीरियड। अच्छा, ये टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम पीरियड, हाँ, एक रोटेशन कंप्लीट करने का टाइम। तो अगला रोटेशन डिफरेंट टाइम का हो सकता है। हर रोटेशन को कंप्लीट करने का टाइम यही हुआ ना। अच्छा, क्या ये सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ पीरियोडिक मोशन में घूम रहा है? कैसे पता चला आपको? कैसे मालूम पीरियोडिक मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो, और ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो टाइम पीरियड डिफाइन होगा। तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हो, ध्यान से सुनना। ये जो एक साइकिल को कंप्लीट करने का टाइम ही टाइम पीरियड होता है क्या? वापस सुनना, क्या एक साइकिल को कंप्लीट करने का टाइम ही टाइम पीरियड होता है क्या? स्पीड कांस्टेंट है कि वेरिएबल? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हमारे पास में सिर्फ एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम पीरियड, कितना आएगा? शाबाश, 2πr। और स्पीड कितनी है? v नॉट। अब v नॉट की वैल्यू है हमारे पास में, किधर गया? हो रहा अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर, यहां रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम ई। ये फॉर्मूला तैयार टाइम पीरियड का। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको दो पार्ट में बता रहा हूं। पहले तो हम स्क्वायर करेंगे, करो उसको स्क्वायर। क्या आएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन जी एम ई इंटू आर क्यूब। यहां से जरा चेक करें ये क्या है, कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। तो टी स्क्वायर का आर क्यूब के साथ रिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, केपलर्स थर्ड लॉ प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा, उसके साथ हमने कांस्टेंट लिखा था एक, 4 अपॉन जी मास ऑफ सन। तो यहां मास ऑफ अर्थ आया है, और याद रखना हमेशा यहां मास कौन सा आएगा? जो सेंट्रल बॉडी है, मास ऑफ सेंट्रल बॉडी। यहां तक क्लियर है? अच्छा अच्छा, इसका दूसरा पार्ट देखें, टाइम पीरियड नियर अर्थ सरफेस। नियर अर्थ सरफेस का टाइम पीरियड निकालने के लिए थोड़ा सा इसका मेकअप करना पड़ेगा। स्मॉल आर को आर ई प्लस एच के फॉर्म में लिखेंगे, तो बताओ क्या आएगा टाइम पीरियड? टी इज इक्वल टू 2π, स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे? आर ई प्लस एच। ये लिखेंगे आर ई प्लस एच की पावर 3 डिवाइड बाय जी एम ई। अरे यही आएगा। हाँ, यहां से क्या कॉमन लू मैं? आर ई कॉमन ले लो, ये आर ई कॉमन ले लिया, 2π अंडर रूट के अंदर ही लेना है। जब अंडर रूट के अंदर मैं आर ई कॉमन लूंगा, इस ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो क्या बन के आएगा? आर ई क्यूब। यहां क्या बचेगा? 1 प्लस एच अपॉन आर ई पावर 3। आपको समझ में आया कि ये क्यों बनाया जा रहा है? ताकि नियर अर्थ सरफेस पे मैं एच बाई आर ई की वैल्यू 0 रख दूं, डिवाइड बाय जी एम ई। ये होगा, यहां आर ई क्यूब है तो इसका स्क्वायर जो टर्म, मतलब 2 RE को उठाकर इसके नीचे ले जाते हैं कुछ इस टाइप से, 2π अंडर रूट आर, एक तो आर ऊपर रखा, बाकी 2 RE इसके नीचे रख दिए, इस टाइप से रख सकते हैं। 1 प्लस एच अपॉन आर ई पावर 3, ये क्या बन गया? स्मॉल जी। 2π अंडर रूट आर ई बाई स्मॉल जी 1 प्लस एच बाई आर ई पावर 3। अब अपन इसको एज्यूम करते हैं, नियर अर्थ सरफेस सैटेलाइट एच बाई आर इज नियरली इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू, बोलते चलना, 2π अंडर रूट आर ई बाई जी। वैल्यू जानते हैं सभी, कितना होता है? 84.6 मिनट। अच्छा, थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं, स्मॉल जी है ना, इसको डेंसिटी फॉर्म में याद है आपको? फॉर्मूला बोलो, 4/3 पाई जी रो इंटू आर, आर से आर, तो जब इसको फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आएगा 3π अपॉन जी रो ऑफ अर्थ। ये वैल्यू कितनी होती है? 84.6 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 1.4 आवर्स। ये जो डेटा है 84.6 मिनट, ये 4 क्वेश्चन का डेटा है। चारों क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 है ग्रेविटेशन के, 2 है एसएचएम के। ग्रेविटेशन के 2 कौन कौन से हैं कि
अर्थ से एक डायमीटर बनाया, सॉरी टनल बनाया डायमीटर से पास करते हुए, उसके सरफेस पर किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया जाए, तो वो टनल में क्या काम करता है, एसएचएम करता है। उसका टाइम पीरियड 2π/RE/g 84.6 मिनट, याद होना चाहिए। दूसरा, नियर अर्थ सरफेस सैटेलाइट जो रिवॉल्व करता है, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 84.6 मिनट। दो क्वेश्चन और है एसएचएम के, कि इनफाइनाइट लेंथ का एक पेंडुलम है, इनफाइनाइट लेंथ का एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/RE/g मतलब कि 84.6 मिनट। अब फोर्थ सुनना, ये कहीं नहीं देखने को मिलता है, पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक ऐसा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, जिसकी लेंथ अर्थ की रेडियस के बराबर है और जी यूनिफॉर्म है, तो उस केस में उस पेंडुलम का टाइम पीरियड भी 2π/RE/g दैट मींस 84.6 मिनट होता है। जब पेंडुलम की लेंथ बहुत ज्यादा होती है ना, तो उसका एक फॉर्मूला और आता है, वो आपने भी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा। एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला आता है, ठीक है, जब पढ़ोगे तब समझ आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? फॉर्मूला याद दिलाऊं, 2π√1/g 1/L + 1/RE, ये बड़ा सा फॉर्मूला आता है, उसको सॉल्व करके सारे आंसर आते हैं, ठीक है, पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि फिर वहां पहुंचेंगे अपन। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। ये टाइम पीरियड कंप्लीट, हाँ ये बताना ना, बिल्कुल। एनर्जी, एनर्जी पे आ जाए, ये एनर्जी लिख दे। अब एनर्जी बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रटना नहीं, याद करना। 9 फॉर्मूले हैं एनर्जी में। कितने फॉर्मूले? 9। और रटोगे तो गायब है। तो कैसे याद करते हैं? सबसे पहले सैटेलाइट अगर घूम रहा है, तो घूमते घूमते सैटेलाइट के पास में कौन कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर। ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि अगर नींद में जगाते हुए हमसे कोई पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर बोल के धक्का मार के वापस हो जाओगे, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर सभी को याद रहेगा। क्या वी नोट हमारे पास में है क्या? √g_me/r स्क्वायर करो और यहां लिखो, लिखोगे तो क्या आएगा? Gme/2r0। मैं प्रायोरिटी बेसिस पे फॉर्मूले लिख रहा हूं, याद करने के प्रायोरिटी बेसिस पे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा याद रहेगा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और वी नॉट के लिए यहां से रखोगे तो क्या आएगा? Gme/2r। क्लियर? अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? L = mvr। यहां से v बताओ, L/mr। उठाओ यहां पे, यहां रखो, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करके लिखोगे तो क्या आएगा? ये L²/2mr²। रटना मत सर, आपको तो याद है। अरे मैंने इसको कम से कम 1000 बार लिखा होगा, तब याद है। तुम 1000 बार लिखोगे क्या, तो फिर तुम्हें ऐसे याद नहीं रहेगा, तुम उसको ऐसे सॉल्व करना। क्लियर? हाँ जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी खत्म। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन सी? फॉर्मूला बताओ बेटा। ये मास अर्थ से बाहर है या नजदीक पास में, सॉरी अंदर है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? -Gme/2r/e r या r स्मॉल r, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जो प्रायोरिटी बेस पे वो फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। अरे ये अभी देखा देखा सा लग रहा था, ये रहा, एक जैसा ही तो है। ओ 2 का फर्क है और माइनस का भी फर्क है। अब देखो ध्यान से, इसके 2 फॉर्मूले और बना रहा हूं, इस काइनेटिक एनर्जी को छुपा रहा हूं, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर है, 2 2 2 कैंसिल। क्या बना यहाँ पे? mv0² = Gme/m/r। क्या Gme/m/r की वैल्यू mv0 के टर्म्स में मिल गई क्या? क्या लिखा था बताओ यहाँ पे? -mv0²। क्या काम किया? इसको 2 को हटाया, माइनस लगा दिया, फिर यहां से भी 2 को हटाओ और माइनस लगा दो, क्या आएगा? -L²/। ये रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को। ये हाफ है प्लस का, ये माइनस का 1 है। माइनस का 1 को हाफ से ऐड करेंगे तो -Gme/2r। ये भी दिक्कत कैसा है? यही तो है, माइनस लगा दे यहाँ पे, वो क्या आएगा?
हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 mr²। खत्म। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, बाउंडेड सिस्टम। बाउंडेड सिस्टम अरे अभी पढ़ा था क्या हमने? बाउंडेड बाउंडेड सिस्टम मतलब क्या हो गया? जो ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है, और अगर अनबाउंडेड करना हो तो इन्फिनिटी में भेज दो। अब सोच समझ के जवाब देना। जो टोटल एनर्जी है सैटेलाइट की, टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी का आर के साथ में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। अच्छा ये एनर्जी नेगेटिव मिलेगी पॉजिटिव? जब तक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स इन ग्रेविटेशन फील्ड, टोटल एनर्जी कैसे मिलेगी? नेगेटिव। क्लियर है? तो सिस्टम कैसा रहेगा? बाउंडेड। अरे समझ में आया कि नहीं? अगर मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है इसका मतलब सिस्टम क्या है? बाउंडेड है। अच्छा इन्फिनाइट पर अगर भेज दूं तो आर इन्फिनाइट करते ही मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? 0। तो वो सिस्टम कैसा हो जाएगा? अनबाउंडेड। तो फॉर बाउंडेड सिस्टम, फॉर बाउंडेड सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 नेगेटिव। क्लियर है? फॉर अनबाउंडेड सिस्टम, टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज 0 और पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा बात बताइए, ये सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, है ना? एक एनर्जी आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप? तो अगर मॉलिक्यूलर मिलकर बॉन्ड बनाए तो दोनों पास पास आते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा इसका रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं। ये बॉन्ड बन चुका है, अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है? क्या ये बॉन्ड बना हुआ है क्या? तुम्हें कैसे मालूम? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ना। हमारे लिए बाउंडेड बॉन्ड बनना मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशन फोर्स लगना। तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, घूम भी रहा है, तो इसके पास में अभी एनर्जी है। कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी है। कौन सी? कैसी? नेगेटिव, पॉजिटिव? तो बाउंडेड है। मैं चाहता हूं उस बॉन्ड को ब्रेक करना, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसके कान में इसके खिलाफ कुछ चीजें भर दूं। अर्थ अच्छा नहीं है, ये खराब टूटता है क्या? मेरे आज मुझे समझाने का तरीका ही यही आ रहा है। अच्छा मुझे अगर बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करने मतलब ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाना चाहिए? इसको कहां भेजूं? बस ये मतलब है कि अगर किसी सैटेलाइट को ब्रेक कर दे, उसके बॉन्ड को ब्रेक कर दे, बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए? 0। इसको कहां भेज दो? इनफाइनाइट पे। जैसे अब इनफाइनाइट पे भेजोगे, है ना, तो उसको वहां पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी 0 हो जानी चाहिए, है ना। जैसे मान लो अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहाँ इसकी एनर्जी टोटल एनर्जी -5 जूल। टोटल एनर्जी कितनी है? -5 जूल। मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो ये कहां चला जाएगा और बॉन्ड खत्म। क्या 5 जूल से अगर ज्यादा दूंगा तब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा? तो उसको बाइंडिंग एनर्जी नहीं कहेंगे क्या? मिनिमम एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। क्लियर है? कहीं पढ़ा पढ़ा से नहीं लग रहा है ये? कहां पढ़ा था? एस्केप। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना। दोनों में फर्क क्या है? अब गड़बड़ होगी यहाँ पे। ये एक मास है जो कि सैटेलाइट नहीं है, ये अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है या हाइट पे रखा हुआ है। ठीक है? अब मुझे इसको एस्केप करना है, क्या काम करना पड़ेगा? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर? इसकी पोटेंशियल एनर्जी के -साइन के बराबर। क्लियर? क्यों पोटेंशियल एनर्जी के -साइन के बराबर? क्यों? क्योंकि इसके पास में भी टोटल एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये मूव कर रहा होता तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ती क्या? तो टोटल एनर्जी के बराबर देनी होती। सेम ये सदैव रेस्ट पे है क्या? घूम रहा है क्या? तो क्या मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर एनर्जी दूं तो चला जाएगा क्या? ये नहीं जा पाएगा। काइनेटिक एनर्जी के बराबर
काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, दोनों का सम, मतलब कि टोटल एनर्जी के बराबर एनर्जी दूंगा तब ये कहां जाएगा, इनफाइनाइट पे। क्लियर, सब कुछ में आ चुका है, लिखो। नहीं बेटा बस नहीं है, अभी अभी ग्राफ है, वर्क डन है और वेटलेसनेस वाली कंडीशन, छोटे टॉपिक है। मतलब एक बार इधर आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, ग्राफ, इधर आ जाएगा वर्क डन, एक क्वेश्चन, इधर आ जाएगा जियो स्टेटिक सैटेलाइट। अच्छा वो लिखा हूं क्या जियो स्टेटिक सैटेलाइट, 5 इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, मना तो ना करोगे बेटा, या जियो स्टेटिक सैटेलाइट आ जाएगा या वेटलेसनेस आ जाएगा, यहाँ क्वेश्चन कराएंगे, 3 क्वेश्चन कराएंगे, तो 3 तो यहाँ आएंगे नहीं बेटा, यहां से फिर से कराऊंगा, बस खत्म। ठीक है, फुल स्पीड में। है बेटा, क्या करना है, गाना गाना है गाना गा देंगे बेटा, बिल्कुल गाना गा देंगे, बस गाना सुनने के लिए कितने बेकार रहते हैं ना, ऐसी आवाज में गाना सुनाऊंगा, अभी कान बंद करने बैठ जाओगे। हाँ अच्छा भाई, किसी को मेरा अगर गाना सुनना भी है ना बेटा, यूट्यूब सर्च, उसमें मेरा गाना मिल जाएगा, लाइव सुनना है हाँ टिकट लगेगी बेटा, कौन सी टिकट थी, मेरे पास तो आई ही नहीं, वो बेटा इस चीज की टिकट के पैसे दिए थे, गाने सुनने के लिए नहीं पैसे दिए आपने। हाँ चलो कलेक्शन मैं अभी ले लूंगा, उसके बाद गाना सुनाऊंगा, लाए हो ठीक है, लिखो फटाफट लिखो, गाना सुना दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ये गाना याद है ना, कितने सालों से वही गाना सुनाता हूँ नए गाने याद होते ही नहीं है, लिरिक्स इसमें नहीं आते, याद ही नहीं होते, ये तो जल्दी याद हो जाते हैं, गाने याद नहीं होते हाँ। अब पुराने गाने क्या है, याद हो जाते हैं, बहुत टाइम से सुने ना इसलिए। जैसे अभी आप लोगों को गाना सुनना किसी को पसंद आता होगा ना, हॉबी गाना सुनना, सबको ऑलमोस्ट सबको सुनना अच्छा लगता है। ऐसे जब मैं तुम्हारी एज में था, है ना, कॉलेज में गए, गाना सुनना पसंद आता था, अब बेटा टाइम ही नहीं मिलता, कौन से गाने चल रहे हैं, कौन से गाने, हमें तो ये भी नहीं मालूम कौन कौन सी मूवियां आ भी रही है, कौन सी उतर भी रही है। हाँ बेटा मेरे लास्ट टाइम मैंने मूवी देखी थी कांतारा, उसके बाद मैंने कोई मूवी देखी ही नहीं है ना। अब बेटा उसका वो जो एक चार्म होता है ना मूवी देखने का, वो चला गया। कॉलेज में बेटा हमने एक सिंगल मूवी नहीं छोड़ी थी, तुषार कपूर, जानते हो आप, कैसी भी मूवी हो देखते थे, क्या इतनी मेहनत की है उसने, तो मूवी देखना बनता ना, तो बेटा हम सारा मतलब हर किसी को बोलते थे यार बिल्कुल भाई साहब आपकी सारी मूवी देखी है, तो उस टाइम हम बिल्कुल A to Z मूवी, क्यों फ्री थे, कुछ काम धाम तो था नहीं कॉलेज में, तो क्या कर बैठे बैठे, नींद आती नहीं रात को है? अब दिन अब आदमी कब सोता है, जब आप मेहनत करते हो तब थक खा के सो जाते हो, और मेहनत करना कुछ है ही नहीं, तो क्या काम करें, तो रात को नींद नहीं आए तो क्या काम करो, मूवीज देख ले। तो एक फ्रेंड है, हमें वहां मतलब बेटा ये लिखना भी है, हाँ एंटरटेनमेंट ले रहे हो है, लिखना भी है साथ साथ, आप मल्टी टैलेंटेड आप लिख सकते हैं। हाँ तो वहां पे क्या हमारे एक लैब फ्री थी, मतलब उस लैब में 24 आवर्स कंप्यूटर आप यूज कर सकते हो, इंटरनेट सब था उस पे। तो वहां पे एक जो फ्रेंड है वो जाता था, हार्ड डिस्क लेकर लगाया, डाउनलोड लगाई 4-5 मूवियां, 1-1.5 घंटे में डाउनलोड कंप्लीट, लेके आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन चालू नहीं नहीं बिल्कुल फ्री है बेटा, वहां ऐसा कुछ है ही नहीं, फ्री, वो लैंड पे डाल रहे, लैंड समझते आप, NIT तिरुचिरापल्ली, नाम सुना है, शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, त्रिची, वहां से, ठीक है। बहुत टाइम हो गया बेटा, बहुत टाइम से पास आउट हूं, पढ़ाते पढ़ाते 12 साल हो गए, गंदा बच्चा बेटा नहीं दिखता, एज पता नहीं चलती, फेन लवली
मैन वाली, हाँ वो ब्लैक वाला था ना तो, ठीक है। बस साउथ से नहीं हूँ, साउथ से नहीं हूँ। मैं पहले डाउट क्लियर कर दूं, जो डाउट मन में आते हैं ना पहले क्लियर कर दूं। साउथ से नहीं हूँ, सिर्फ 4 साल ही गया हूँ। राजस्थान से हूँ, बाड़मेर, पाकिस्तान बॉर्डर, वहीं से हूँ, है ना। हाँ, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, 18 ईयर्स वहीं रहा। उसके बाद बाहर निकल गए कॉलेज वॉलेज, फिर कोटा आ गए, तो 12 साल से बेटा यही है और आप लोग को पढ़ा रहे हैं। घर सब अब यहीं आ गया है ना। तो बेटा वो छोटी एज नहीं है, आपसे डबल, नहीं नहीं इतना नहीं बेटा, डबल से भी ज्यादा, ठीक है। हाँ, जब आप लोग, अच्छा 2003 में, 2003 में कौन कौन हुए थे 2003 में? हाँ बेटा, हाँ एक है बेटा, फिर मैं 12th पास कर लिया था। समझ गए। हाँ, कुछ गलत फहमियां हो जाती बेटा, दूर करना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करूं मैं पढ़ाना। हाँ बेटा, अभी नहीं लिखा, स्लो प्रोसेसर। चलिए आप लोग इसको कंप्लीट करो, मैं तब तक इसमें और लिख देता हूं। नहीं बेटा, आवाज नहीं। हो गया बेटा, मुझे भी सुनाई दे रहा है? मैं किताब छपा दूंगा, ठीक है।
हाँ जी, यहाँ तक।
नहीं लिखा अभी तक? चलिए बोर्ड पर ध्यान दो। देखिए इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी, इसमें देखो छोटी छोटी बातें और भी है जो आपको हो सकता है गलत याद हो। पहले मैं बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझा चुका हूं, उसको यहाँ लिखा है। अगर किसी सैटेलाइट को बॉन्ड, जो अर्थ से बॉन्ड बन रहा है, उसको ब्रेक करना है तो उसको मैं एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? सैटेलाइट स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? स्टेबल होगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी जो देंगे वो क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी जो हम बाहर से प्रोवाइड करवाएंगे, बाहर से जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंट से जब भी कोई एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, वो किस में जाती है? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी में। बिकॉज ये याद हो चुका होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस क्या? सैटेलाइट की मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में है क्या? क्या सैटेलाइट की मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में है क्या? अगर फॉर्मूला है तो मुझे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्या लिखा? फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, फाइनल कहां भेजना होगा? तो वहां मैकेनिकल एनर्जी कितनी? 0। मिनिमम के केस में बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, ठीक है ना? इससे ज्यादा भी दोगे तब भी बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उसको बाइंडिंग एनर्जी नहीं बोलते। क्लियर है? तो फाइनल पोटेंशियल, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ये कितनी हो जाएगी? 0। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो सैटेलाइट के पास में जो एनर्जी है टोटल, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट के पास में टोटल एनर्जी -10 जूल, तो हमें उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +10 जूल। उसकी क्या बन जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? एस्केप एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी एक जैसे ही है। एस्केप एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी एक जैसे ही है, पर फर्क क्या है? एस्केप एनर्जी हम तब निकालते हैं जब बॉडी क्या होती है? रेस्ट पे होती, नहीं रेस्ट पे होती, ठीक है? और बाइंडिंग एनर्जी के केस में कोई सैटेलाइट मूव कर रहा, बाउंडेड हो, तो उस बाउंडेड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? आगे बढ़े। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम ई इज इक्वल टू माइनस एम ई की फॉर्मूला माइनस जी एम ई स्मॉल एम बाई 2r, माइनस माइनस प्लस। यहां तक सब कुछ क्लियर? अच्छा अब आ जाओ, ये रिलेशन मैंने लिखा है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो हमें पता ही है। अब मैकेनिकल एनर्जी का काइनेटिक और पोटेंशियल के साथ में हमने रिलेशन लिख रखा है कि नहीं लिख रखा? नहीं लिखा है, अब तो पता चल जाएगा। अच्छा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी एम ई स्मॉल एम बाई आर। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला जी एम ई स्मॉल एम बाई 2r। किसका फर्क आ रहा है? माइनस का और 2 का। तो जब हम इसका रिलेशन लिखते हैं तो मैकेनिकल और काइनेटिक तो एक जैसे ही होते हैं। किसका फर्क होता है? माइनस का। अगर मैं माइनस एम ई लिख रहा हूं, इसका मतलब किसके बराबर होगा? क्लियर है? और मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशनशिप बाई 2 का ही है, तो या तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। ऐसा हम कहीं और भी पढ़ते हैं क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 इज ऑलवेज ट्रू? इज ऑलवेज ट्रू? नहीं, ये सिर्फ तब ही ट्रू है जब फोर्स, कौन सा फोर्स? सेंट्रल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब कौन से लॉ को फॉलो करे? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है अगर सेंट्रल फोर्स, तभी ये कंसेप्ट लगेगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन घूम रहा होता है? किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। किस फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर्मूला kZe²/r²। इनवर्स स्क्वायर लॉ इसे लगता है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक सैटेलाइट किसी अननोन प्लेनेट के चारों तरफ एक सेंट्रल फोर्स से रिवॉल्व हो रहा है जिसका फॉर्मूला F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, तो क्या फॉर्मूला लगेंगे? ये कंसेप्ट लगेगा क्या? फिर तो वही फॉर्मूला है, पूरा स्टार्टिंग से सॉल्व करो, है ना? वापस बोलो, ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -G(m1m2/r). किस फोर्स के लिए? ग्रेविटेशन फोर्स। क्या है फॉर्मूला? -G(m1m2/r²। उसी के लिए ही है। अगर r³ होता तो r नहीं आता, फिर कोई और वैल्यू आती। सबको बात समझ आ चुकी है? आगे बढ़ दो। ग्राफ बनाना है एनर्जी का डिस्टेंस के साथ में, बना सकते हैं? अच्छा, सभी डिस्टेंस के साथ में रिलेशन कैसा है? इनवर्स पावर 1, है ना? मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, ऊपर ग्राफ कौन सा आएगा?
काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल का कहां ग्राफ आएगा और मैकेनिकल का दोनों नीचे आएंगे। अच्छा बताओ कौन से दो वैल्यू सेम सी होती है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है? काइनेटिक एंड, इसको याद करने की टेक्निक भी साथ साथ बताता जा रहा हूं, है ना। काइनेटिक एनर्जी को कभी याद करने की दिक्कत नहीं आएगी। ये लो, ये काइनेटिक एनर्जी, ये कौन सा ग्राफ है? रेक्टेंगुलर हाइपर, ऐसे बनता है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा बिल्कुल इसका मिरर इमेज नीचे कौन बनेगा? मैकेनिकल पोटेंशियल, हाँ फिर पोटेंशियल सुनाई दिया, मैकेनिकल ही इसके इक्वल होता है। तो मैंने इसके इक्वल ये बिल्कुल एक जैसा ग्राफ ये बना दिया। ये किसका बना दिया? मैकेनिकल एनर्जी का। ये मैकेनिकल एनर्जी का। अब मुझे किसका बताना है? पोटेंशियल का। मैकेनिकल क्या होता है? मैकेनिकल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, है ना, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। और ये मैकेनिकल मिलता हो नेगेटिव आता है पॉजिटिव? नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी, अब मेरे को थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना। अगर माइनस और प्लस को ऐड करूं और आपको माइनस मिले तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? नेगेटिव वाले की वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो रिजल्टेंट माइनस में आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा, माइनस साइन को हटा के जब बात करें, वो काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? तभी तो रिजल्टेंट नेगेटिव में आएगा। तो वो ग्राफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? ये नीचे बना। अभी रुक जाना, समझाऊंगा दोबारा से। ये कौन सी एनर्जी का है? पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, इसको ऐसे समझना, मैं कोई रैंडम एक पॉइंट ले रहा हूं, ये मैंने रैंडम एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पर मैंने काइनेटिक एनर्जी चेक करनी है और पोटेंशियल एनर्जी चेक करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ऊपर चलना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी के लिए नीचे चलना पड़ेगा। ऊपर और नीचे, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इतनी सी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा है। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो नेगेटिव आएगा। समझ में आया? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा? क्लियर? सब कुछ में आ चुका है। अब सिस्टम बाउंडेड अगर पूछ ले कि सिस्टम बाउंडेड है या नहीं है, तो हमारे पास में क्या कंसेप्ट है कि मैकेनिकल एनर्जी कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो कितना मजा आ जाए कि भाई एक सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी मैकेनिकल एनर्जी -10 जूल है। तो बाउंडेड है कि नहीं है? बाउंडेड है। तो ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? ग्राफ देते हैं, ग्राफ देते हैं और ग्राफ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इस पॉइंट पर सिस्टम बाउंडेड है या नहीं है। जैसे मैंने एक ये वाला पॉइंट दे दिया, बताइए इस पॉइंट पर सैटेलाइट का सिस्टम बाउंडेड होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि हमें पता है इस सिस्टम पर मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव में है। ठीक है, अब ग्राफ मैकेनिकल एनर्जी का देगा ही नहीं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी ग्राफ देखकर तो तुरंत बता दोगे आप, तो वो ग्राफ देता ही नहीं है। वो ग्राफ किसको देता? काइनेटिक और, तो हमें मैकेनिकल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करके। अगर पोटेंशियल की क्वांटिटी नेगेटिव में ज्यादा आ रही है तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। वहां सिस्टम कैसा है? और अगर मान लो 0 आ गया, अनबाउंडेड, पॉजिटिव आ गया, क्लियर है? समझ में आ गया? आ जाए इधर बढ़े। वर्क डन टू शिफ्ट अ सैटेलाइट फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। अच्छा बताओ, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी बाउंडेड सिस्टम में कैसी है? नेगेटिव। और इनफाइनाइट पे ज्यादा कहां? इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी बढ़ेगी और फाइनल मैक्सिमम कहां होगी? इनफाइनाइट। यहां क्लियर है? जैसे जैसे दूर जाएंगे अर्थ सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और मैक्सिमम कहां आएगी? इनफाइनाइट पे। कितनी? ये बता चुका हूं, अर्थ सरफेस से दूर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और यहां से पता चला अर्थ सरफेस से दूर जाने पर, लोअर से हायर ऑर्बिट में जाने पर एनर्जी बढ़ती। इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा ही होता है क्या? ऊपर से नीचे नीचे जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, ये है क्या? सेम कंसेप्ट। अब बचा कौन? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी बताओ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल और मैकेनिकल। यह बात क्लियर है? अच्छा बताओ अब, वर्क डन टू शिफ्ट अ सैटेलाइट फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करने में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों?
सैटेलाइट को अगर मैं लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे लेके जाऊं, लोअर से हायर ऑर्बिट पे लेके जाए, तो हमें एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं। पहला रीजन क्लियर। एक और रीजन मैं समझा सकता हूं कि इस ऑर्बिट की टोटल एनर्जी और इस ऑर्बिट की टोटल एनर्जी अगर मैं चेक करूंगा तो किसकी ज्यादा है, हायर की या लोअर की? लोअर की कैसे ज्यादा हो गई? हायर की ज्यादा है ना। पास में कौन है, लोअर ऑर्बिट या हायर ऑर्बिट? लोअर ऑर्बिट। दूर कौन है बेटा? लोअर हायर से ही तो समझ में आता है। तो अगर हम इसको दूर लेके जाएंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे कैसे एनर्जी बताएंगे? एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो एनर्जी देनी पड़ती है इसको हायर ऑर्बिट में ले जाने के लिए। क्लियर? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितना डिफरेंस होगा उतना आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमें वर्क डन, या फिर अगर एनर्जी रिक्वायर्ड लिखनी तो मैं लिखा भी है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू शिफ्ट अ सैटेलाइट फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ये एक्चुअल में कई बार किस फॉर्म में पूछ लेते हैं? गिवन एडिशनल एनर्जी। ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या कि इसको एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी? क्लियर है? वो किसके बराबर आएगा? चेंज इन फाइनल माइनस। क्या इन सैटेलाइट्स की हमें मैकेनिकल एनर्जी तुरंत पता है क्या? डायरेक्ट पता है क्या? इन सैटेलाइट की मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है क्या? सैटेलाइट की मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है क्या? अगर डायरेक्ट नहीं पता होगा तो मैं फिर क्या लिखूंगा यहाँ पे? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। क्लियर है? क्या इस सैटेलाइट की जिसकी रेडियस कितनी है R1 और इस सैटेलाइट की जिसकी रेडियस कितनी है, याद रखना ये रेडियस है ना, तो बताइए कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? माइनस जी एम ई स्मॉल एम। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, टोटल एनर्जी है। इसके लिए बताना कितना आएगा? डिवाइड बाय R2 या 2R2? हाँ, R2 की 2R2? R2 क्यों नहीं? वो पोटेंशियल एनर्जी है। ये कौन है? यहाँ क्या आएगा? मेरे ख्याल से जिसने पहले R2 सोचा है वो एग्जाम में गलत करके आएगा, क्योंकि ये सिली मिस्टेक है। 2 नहीं आता याद, क्योंकि हमने हर बार क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व किया है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। वहां 2 नहीं आया है और सैटेलाइट में यहाँ क्या आता है? 2। तो इसलिए याद रखना ये गड़बड़ काम है। ठीक है, हाँ जी। माइनस साइन ऑफ इनिशियल माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2R1। ये R1 R2 क्या है? डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर और रेडियस। अगर हाइट दी हुई होती तो आर ई प्लस एच, आर ई से ऐड कर देते और फिर यहां लिखते, लेकिन 2 हमेशा आएगा। क्लियर है? आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैपिटल जी में नहीं पूछे, स्मॉल जी में पूछे तो आर ई का ऊपर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आ जाए नेक्स्ट, सैटेलाइट लॉन्चिंग। सैटेलाइट लॉन्च कैसे किया जाता है मैंने अभी बताया भी था। उस पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अर्थ सरफेस पर एक सैटेलाइट रखा हुआ है, ठीक है ना, सिस्टम है उसका, रॉकेटरी सिस्टम उसको बोलते हैं, वो रखा हुआ है। इनिशियली इस पर कौन कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। फिर इसके कान में मंत्र फूकना है, क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। ये कहां जाएगा? हाइट पे जाएगा और एक आर रेडियस के ऑर्बिट में आएगा और घूमने लगेगा। तो इसके पास में फाइनल टोटल एनर्जी कुछ न कुछ होगी और इनिशियल भी टोटल एनर्जी होगी। ज्यादा कौन सी? ज्यादा कहां होगी? फाइनल या इनिशियल? फाइनल ज्यादा होगी। ठीक है। क्या ये इनिशियली सैटेलाइट है क्या जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है? तो इनिशियली क्या है? रुका हुआ है। तो ये तो बॉडी हुआ, सैटेलाइट नहीं हुआ। सैटेलाइट कहां बना? इधर। तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी तो मैं जानता हूं कितनी आएगी? माइनस जी एम ई स्मॉल एम बाई 2R। देखिए इसकी मैकेनिकल एनर्जी माइनस जी एम ई स्मॉल एम बाई 2 कैपिटल आर ई। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट नहीं है, ये तो बॉडी है और इस बॉडी के पास में अभी हाल फिलहाल कौन सी एनर्जी है? एक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो कितनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी वो लिखा देखो वहां पे। गिवन रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर लॉन्चिंग इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना, तो ऑलवेज क्या आता है? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल माइनस। क्या फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हमें इसकी डायरेक्टली पता है क्या? क्योंकि ये सैटेलाइट बन चुका है। बोलो क्या आएगा? माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2R माइनस साइन ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। और काइनेटिक कितनी इनिशियली? सर हम दे तो रहे हैं एनर्जी, हमने दी ना इसको एनर्जी, पर वो जो काइनेटिक एनर्जी हम जो हम दे रहे हैं वही तो फाइंड कर रहे हैं हम।
जो एनर्जी हम देंगे वही तो पूछा है इसने। अरे नहीं समझ आया, जो हमसे एनर्जी पूछी गई है वही तो निकाल रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी, उसको तो हम देंगे। इनिशियल इसके पास में कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बता देना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर 0, तो कितनी? माइनस जी एम ई स्मॉल एम बाई आर ई। सॉल्व करो, आंसर क्लियर है? हाँ जी। फाइंड वर्क डन टू शिफ्ट अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2re टू 3re। 2re से 3re हमें शिफ्ट करना, निकाल सकते हैं। अच्छा बात बताओ, इसके लिए ये जो फॉर्मूला है ना, कहां गया? ये रहा। इस फॉर्मूले के अंदर R1 R2 है। हाँ? पहले एक बार आपने लिख लेते डायरेक्टली, बताता चलना मुझे। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी, फाइनल टोटल एनर्जी बतानी है, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन, हाँ क्या लिखना है यहाँ पे? 2 लिखना है। 2 लिखना है कि नहीं लिखना है? 2 इंटू 3re की 4re, 3re की 4re, नहीं 3re 4re नहीं आएगा। जो आदत है ना ये आरी ऐड करने का, तो पहले देखना भी है कि ऐड करना भी है कि नहीं। ये कौन है? रेडियस। ये तो सेंटर से डिस्टेंस है, इसमें क्यों ऐड करना है? कितना आएगा? 3re माइनस ऑफ माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन ट्वाइस ऑफ 2re। सॉल्व कर लेंगे। उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो खतरनाक क्वेश्चन है। और सैटेलाइट इज लॉन्च इनिशियली एट रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस, पहले बोल रखा कि रेस्ट पे है। फिर आगे क्या कहा है? इन ऑर्बिट एट हाइट ऑफ 3re फ्रॉम अर्थ सरफेस, उसको 3re हाइट पर हमें लॉन्च करना है। कर सकते हैं? हाँ जी बताओ। रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी बोलते चलना, क्या आएगा? फाइनल माइनस कौन? फाइनल मैकेनिकल और पोटेंशियल। हाँ जी फाइनल बोलो, डायरेक्ट बोलना, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपन 2 आएगा कि नहीं आएगा? 2 इंटू 3re की 4re, बहुत बढ़िया, 4re माइनस साइन ऑफ इनिशियल, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट माइनस जी एम ई स्मॉल एम बाई 2re, तो क्या आएगा? माइनस जी एम ई स्मॉल एम बाई आर ई प्लस 0। सॉल्व करो, आंसर समझ में आ गया? नेक्स्ट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसके बारे में 5 पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। पहले तो समझो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मीनिंग क्या है। ऐसा सैटेलाइट जो जियो, जियो मतलब वो रिलायंस वाला नहीं, जियो मतलब अर्थ। अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? स्टेशनरी। अरे अर्थ तो रेस्ट पे होती है क्या हमेशा? अर्थ अपने एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही होती है क्या? फोटो कहां गया? एरा। ये अर्थ अपने एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही है किस टाइम पीरियड से? 24 आवर्स से। और ये सैटेलाइट भी इसके चारों तरफ क्या हो रहा है? घूम रहा है ऐसे। तो अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में ये सैटेलाइट स्टेशनरी हो तो उसको साथ साथ घूमना पड़ेगा। साथ साथ घूमने का मतलब क्या है? ओमेगा सेम होना चाहिए। और ओमेगा सेम होने का मतलब क्या? टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। तो बताइए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा? सबसे पहली बात क्लियर है? आज आप उसको पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट काम का है, खराब हो गया है।